नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानकृत क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या होता है, विषुवत रेखाएँ क्या होती हैं, अक्षांश क्या होते हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी जो हीट ज़ोन्स हैं वो क्या हैं, देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं? देशांतर और समय के बीच क्या संबंध है? समय का अंतर क्या है? और मानक समय क्या होता है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा मॉडल या फिर वास्तविक प्रतिरूप है। यानी जो ग्लोब होता है वो हमारी पृथ्वी का एक छोटा मॉडल होता है या वास्तविक स्वरूप होता है या प्रतिरूप होता है। जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, ग्लोब के जो है 2 पिवट पॉइंट होते हैं। जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये होता है और दूसरा पॉइंट ये होता है। ये 2 पिवट पॉइंट होते हैं। इन दोनों पॉइंटों को जहाँ पर यहाँ पे ग्लोब पर छू रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ग्लोब का अक्ष। और इन्हीं दोनों पॉइंटों के द्वारा जो है ग्लोब को अपने अक्ष पर घुमाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें ग्लोब की विशेषताओं की, तो ये अलग-अलग आकार व प्रकार के होते हैं। इनका प्रयोग हम पृथ्वी के अध्ययन के लिए करते हैं। इसके अलावा ग्लोब की एक और ख़ासियत होती है कि ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों का आकार जो है वो एकदम सही बना होता है। अगर आपने मैप देखे होंगे, तो वहाँ पर जो देश छोटे हैं, वो बड़े दिखाई देते हैं और जो बड़े हैं, वो छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन ग्लोब में ऐसा नहीं होता है, ग्लोब में सभी देशों का, महासागरों का और महाद्वीपों का आकार जो है वो वास्तविक होता है। यानी कि जैसे वो हैं, वैसे ही दिखाई देते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं विषुवत रेखा के बारे में। विषुवत रेखा जो है, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यह काल्पनिक रेखा होती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और यह जो है ग्लोब को 2 समान भागों में बाँटती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये इक्वेटर है, यानी ये भूमध्य रेखा है। ये जो है ग्लोब को 2 भागों में बाँट रही है। ये वाला जो भाग है, इसे हम नॉर्थ कहते हैं, इसे हम साउथ कहते हैं। यानी ये जो भाग होता है नॉर्थ वाला, इसे हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और साउथ वाला जो भाग है उसे कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ पे जो ये 2 पॉइंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ध्रुव। ये वाला जो पॉइंट होता है, ये होता है उत्तरी ध्रुव, और ये वाला पॉइंट होता है दक्षिणी ध्रुव। चलिए अब आगे देखते हैं अक्षांशों के बारे में। अक्षांश जो है वो भूमध्य रेखा के समांतर रेखाओं को कहते हैं। यानी कि जो रेखाएँ भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं, उन रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं। इसी के आधार पर इनका जो दूसरा नाम है वो होता है समांतर रेखाएँ। जैसा कि अभी हमने देखा कि ये जो ग्लोब होता है, इसके सेंटर में एक रेखा होती है जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और इसके जो समांतर में रेखाएँ होती है, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तो इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? इन रेखाओं को ही हम अक्षांश कहते हैं।
अगर हम अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें, तो जो है भूमध्य रेखा को मिलाकर कुल 181 अक्षांश रेखाएँ हैं और अक्षांश रेखाओं को डिग्री में मापा जाता है। यानी अक्षांश रेखाओं को हम डिग्री में मापते हैं। जो रेखाएँ इस भूमध्य रेखा से नॉर्थ की तरफ हैं, उन्हें हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं और जो रेखाएँ इधर दक्षिण की तरफ है, उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अगर बात करें कि हम किसी स्थान के अक्षांश के बारे में कैसे जान सकते हैं, तो इसके लिए हम किसी स्थान से ध्रुव तारे का कोण हम उस स्थान का अक्षांश ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश जो है वो है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम आर्टिक सर्कल कहते हैं। उसके बाद आ जाता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसी तरह जो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा। और जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, उसे हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, उसे हम कहते हैं साउथ पोल या फिर दक्षिणी ध्रुव। चलिए अब आगे देखते हैं पृथ्वी के ताप गठबंध यानी हीट जोन ऑफ अर्थ। पृथ्वी पर सभी जगह समान ताप व ऊष्मा नहीं पहुंचती है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर सभी जगह पर समान ताप और ऊष्मा नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीत कटिबंध और जो तीसरा है वो है शीतोष्ण कटिबंध। इनको हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। ये वाला भाग है विषुवत यानी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। वहीं पर जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का क्षेत्र है, ये वाला, इस क्षेत्र को हम कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। इसके बाद जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक वाला क्षेत्र है, जो ये वाला, इस क्षेत्र को हम कहते हैं
दक्षिणी शीत कटिबंध क्षेत्र और इसी प्रकार 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। चलिए अब हम देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की क्या-क्या विशेषताएं होती है और इसकी पहचान हम कैसे करते हैं। तो ये जो क्षेत्र होता है ये कर्क और मकर रेखा के बीच होता है। जैसा कि अभी हमने पीछे चित्र में देखा था, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार सीधी पड़ती हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो सूर्य की किरणें हैं, वो कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, वहाँ पर वर्ष में कम से कम एक बार सीधी पड़ती है और यह क्षेत्र गर्म रहता है। अब बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध की। तो शीतोष्ण कटिबंध जो है वो कर्क व मकर रेखा से बाहर ध्रुवीय वृत्तों तक फैला हुआ होता है। यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच फैला हुआ होता है। इस क्षेत्र में जो है सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। यानी कि सूर्य की किरणें बिल्कुल डायरेक्ट न पड़कर ऐसे तिरछी पड़ती हैं और इस क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। यानी कि न तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। अब बात करते हैं शीत कटिबंध की। शीत कटिबंध का जो क्षेत्र होता है वो होता है ध्रुवीय वृत्तों से लेकर ध्रुवों तक। यानी कि 66.5 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 डिग्री अक्षांश के बीच। इस क्षेत्र में जो है सूर्य की किरणें क्षितिज से ऊपर नहीं आती। यानी कि यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम पहुँचती है। इसके अलावा यह जो क्षेत्र है वो अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है। चलिए अब आगे बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। इन रेखाओं को याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। इन रेखाओं की लंबाई जो है वो समान होती है और देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है और ये जो लाइन्स ऐसे नीचे को आ रही हैं, इन रेखाओं को ही हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं की जो है कुल संख्या 360 होती है। 0 डिग्री और 180 डिग्री की जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती हैं, जिसमें पहला भाग होता है पश्चिमी और दूसरा होता है पूर्वी भाग। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का वाला भाग है, ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं हैं
और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है वो पूर्वी देशांतर रेखाओं का भाग है। और यहाँ पर जो बीच में एक रेखा है 0 डिग्री वाली, उसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसके अलावा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। बात करते हैं देशांतर और समय के बीच के संबंध के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं समय को मापने के तरीकों के बारे में। तो जो समय को मापने का सबसे अच्छा तरीका होता है वह होता है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। यानी जब हम पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति के अनुसार समय को मापते हैं तो वह समय को मापने का सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन हम जिस तरीके से समय को मापते हैं वह होता है सूर्य की परछाई द्वारा। यानी हम जिस तरीके से समय को मापते हैं या समय का निर्धारण करते हैं वह होता है सूर्य की किरणों द्वारा बनने वाली परछाई। देशांतर और समय के बीच के संबंध को जानने के लिए हमें पहले जानना होगा स्थानीय समय के बारे में। तो स्थानीय समय क्या होता है? जब सूर्य आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है तो वह उस स्थान का स्थानीय समय होता है। यानी जब किसी स्थान पर सूर्य आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है तो हम उसको उस स्थान का स्थानीय समय कहते हैं। और किसी स्थान का स्थानीय समय हम देशांतर रेखाओं द्वारा जानते हैं। यानी किसी स्थान के स्थानीय समय का पता हमें देशांतर रेखाओं द्वारा लगता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा। तो इससे जो पश्चिम वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर समय जो होता है, वो कम होता है। यानी यहाँ पर समय का माप हम माइनस में करते हैं, यानी ग्रीनविच से पीछे का समय होता है। और इससे जो पूर्व वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इस भाग पर समय ग्रीनविच से आगे होता है, यानी प्लस में होता है। और यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, तो हमारे भारत का जो स्थानीय समय है, वो ग्रीनविच से लगभग 5.5 घंटे आगे है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यानी जो डेट्स चेंज होती है वो इस लाइन से होती है। ये जो लाइन है ये ठीक ग्रीनविच लाइन जो है इसके बिल्कुल उल्टे है, यानी इसके बिल्कुल पीछे जो है ये लाइन होती है। अब ये तो पता हमें लग गया कि ग्रीनविच से पूरब की तरफ जो है वो टाइम आगे होता है और पश्चिम की तरफ टाइम पीछे होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता है कि जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है।
जिस कारण क्या होता है कि पूरब की ओर जो है वो टाइम आगे रहता है और पश्चिम की ओर टाइम पीछे रहता है। और एक बात, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं, तो बिल्कुल इसके पीछे यानी 180 डिग्री देशांतर पर उस समय रात के 12 बजते हैं, यानी मध्य रात्रि होती है। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखें, ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इन देशांतर रेखाओं में एक रेखा से दूसरी रेखा के बीच लगभग 4 मिनट का अंतर होता है। यानी जो पृथ्वी है वो 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगाती है और पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर यानी कि 360 डिग्री लगभग 24 घंटे में घूमती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं आगे मानक समय के बारे में। मानक समय किसी एक देशांतर का स्थानीय समय होता है जो पूरे देश में लागू होता है। यानी जो उस मानक समय होता है वो किसी एक देशांतर का स्थानीय समय होता है जो पूरे देश में लागू होता है, यानी पूरे देश में उसे माना जाता है। इससे पहले हमने बात की थी स्थानीय समय की। तो अब आपको पता लग गया होगा कि समय जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है मानक समय और दूसरा होता है स्थानीय समय। अब बात करते हैं कि मानक समय की ज़रूरत क्या पड़ी? तो अलग-अलग देशांतरों पर अलग-अलग समय होता है, जिस कारण जो है एक मानक समय की आवश्यकता पड़ती है। कुछ देशों में मानक समय एक ही होता है, कुछ देशों में मानक समय भी अलग-अलग होता है। ये देश की स्थिति और आकार पर निर्भर करता है और पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बाँटा गया है। अब हम बात करते हैं भारत के मानक समय की। तो जो भारत का मानक समय है वह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं, ये जो 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, यही रेखा जो है भारत की यमुनोत्तर रेखा है, यानी भारत की मानक समय रेखा है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से गुजरती है। अगर बात करें कि इस रेखा को हम कहते क्या हैं, तो इस रेखा को हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारतीय मानक समय रेखा। यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यानी कि यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। चलिए अब देख लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ग्लोब जो है वो क्या होता है। यह जो है पृथ्वी का एक छोटा मॉडल या वास्तविक प्रतिरूप होता है।
उसके बाद हमने पढ़ा कि विषुवत रेखा क्या होती है, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं और एक काल्पनिक रेखा होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अक्षांश क्या होते हैं और कुल अक्षांश कितने हैं, तो ये 181 है। उसके बाद हमने बात की महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में, जिसमें था 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा, मकर रेखा। उसके बाद हमने बात की पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में कि हमें पृथ्वी को कितने ताप कटिबंधों में बाँट रखा है, तो वो थे 3। पहला था उष्णकटिबंधीय, दूसरा था शीतकटिबंधीय और तीसरा था शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। बात की देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं, इन्हें हम यमुनोत्तर रेखाएँ भी कहते हैं। उसके बाद हमने बात की कि देशांतर और समय के बीच क्या संबंध है। फिर हमने बात की मानक समय के बारे में। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।